कमिंग टू रिलेज। रिले काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। जब प्रोटेक्शन की हम लोग बात करेंगे फाइनल ईयर में जब पढ़ना होगा स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वहां पर रिले पर मतलब कि 2-3 चैप्टर ही है, 2-3 मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिले क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो वो जो रिले है दैट इज बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, ठीक है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिले का जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ रिले, बट बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है। इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन जो हाई वोल्टेज के केस में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज हो रहा है वहां भी वही है, ठीक है, और यहाँ भी उसका पर्पस वही है। अगर हम लोग वायरिंग की बात करें डोमेस्टिक और कमर्शियल प्लेसेस की बात करें तो, ठीक है, पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है टू डिटेक्ट द फॉल्ट and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the faulty element from the rest of the system, ठीक है। तो क्या किया, ये फॉल्ट को डिटेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द फॉल्ट पहला काम। दूसरा काम इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को इनिशिएट करना। फॉल्ट को डिटेक्ट किया और वो एक सिग्नल भेजता है उसके बाद सर्किट ब्रेकर को, so that the circuit breaker will isolate the faulty element from the healthy section, ठीक है। तो सेंस करना, सेंस करने के बाद उस चीज को पहचानना कि क्या ये फॉल्ट का ही सिचुएशन है, ठीक है, और फिर अगर वो उसका फाइंडिंग्स आता है कि यस दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ फॉल्ट, देन दिस विल सेंड अ ट्रिपिंग सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर टू इनिशिएट इट्स ऑपरेशन, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा कि यस दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फॉल्ट, सो जस्ट ऑपरेट, ठीक है। एम आई क्लियर? बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक चीज है रिले का, ठीक है। सपोज किसी सर्किट से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी फॉल्ट अगर 5 एम्पियर के बदले वो 6 एम्पियर या 7 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा, तब क्या होगा? ये सेंस करेगा और जो एक रेफरेंस वैल्यू होगा उसका, ठीक है, उससे कंपेयर करेगा वेदर दिस इंक्रीज्ड करंट इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू। अगर रेफरेंस वैल्यू सपोज 5.5 एम्पियर है, ठीक है, और करंट जो फ्लो किया वो 6 एम्पियर है, तो ये सेंस कर लेगा यस दिस इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू, सो इट इज अ केस ऑफ फॉल्ट, ठीक है। यही वो सेंस करता है और फिर उसके बाद वो सिग्नल भेजता है आगे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने, ठीक है। इसको कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ये है इसका बेसिक सर्किट डायग्राम रिले का, ठीक है। So, as I explained that relay is a device that detects the fault, okay, then it will compare from the reference value that whether the detected value is greater than the reference value or not. If yes, then it will send a tripping signal to the circuit breaker to initiate the operation, okay. So that is the basic function of relay. हम लोग इस सर्किट को देखते हैं, ठीक है।
ये सर्किट बेसिकली एक्सप्लेन करता है रिले के ऑपरेशन को। ठीक है, सिर्फ इस सर्किट को समझने की जरूरत है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। ये एक बस बार है, ठीक है, ये एक बस बार है। दैट मीन्स ये जो बस बार है यहाँ पर पावर सप्लाई अवेलेबल है। यहाँ से पावर सप्लाई हम लोग एक टैपिंग किए, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन, इस फीडर, सपोज ये एक फीडर यहाँ से निकला, एक सर्किट ब्रेकर को हम लोग इंस्टॉल किए इसके इनलाइन, और फिर यहाँ से हम लोग इसको भेज दिए यहाँ पर, सपोज कोई एक लोड है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सेंड किए, ठीक है, पावर सप्लाई हम लोग दे रहे हैं इस बस बार के थ्रू, ठीक है ना। ये बेसिकली लार्ज स्केल के लिए इसका ऑपरेशन समझने में इसको ज़्यादा आसानी होगा, तो हम लोग फिलहाल इसको वही एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक सब स्टेशन है, वहां से एक बस बार से एक फीडर निकल करके हमारे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। या इसको अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाले एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे, तो ये बस बार है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो लगा हुआ है मीटर के बाद, वहाँ एक बस बार है, उस बस बार से एक कनेक्शन हम लोग लेकर के ये अपने घर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस बीच में ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इस सर्किट ब्रेकर को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर हाउस होल्ड वायरिंग की बात कर रहे हैं तो एमसीबी, ठीक है, और एक सीटी है। सीटी क्या है, बेसिकली एक तरह से करंट को मेजर कर रहा है कि यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा है इस लोड तक, तो उस पावर सप्लाई में करंट क्या है, ठीक है, उसको बेसिकली मेजर करने के लिए यहाँ पर ये सीटी का यूज किया गया है, ठीक है ना। और क्या है इसके साथ, यहाँ पर एक रिले कॉइल है लगा हुआ, ठीक है ना, एक रिले कॉइल है, और इस कॉइल के थ्रू एक प्लंजर है, ये जो है बेसिकली ये एक प्लंजर है जो कि इस कॉइल के बीचों बीच इस तरह से है, सो दैट अगर ये कॉइल हमारा एनर्जाइज होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्लंजर भी जो है एनर्जाइज हो जाएगा और फिर वो मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है ये। उसके बाद यहाँ एक बैटरी सिस्टम है, डीसी सप्लाई है ये, ठीक है, और ये ट्रिप कॉइल है, इस ट्रिप कॉइल के थ्रू भी एक प्लंजर ये लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इस सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ करेगा ये प्लंजर अपने मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर ये प्लंजर मूव करता है हमारा यहाँ पर, तो ये इस तरह से आ जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों कॉन्टेक्ट्स जो है सर्किट ब्रेकर का वो कनेक्ट हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से होते हुए इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये प्लंजर हमारा इस पोजीशन में अगर रहता है तो दैट मीन्स यहाँ पर पावर फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ पावर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इतना चीज फिलहाल समझ में आ गया इस सर्किट के बारे में? यस सर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा अगर सपोज यहाँ पर फॉल्ट होता है, तब क्या होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा था वो करंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, फॉल्ट करंट काफी हाई होता है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स हायर देन द नॉर्मल करंट, ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इस लोड एंड तक। जब यहाँ पर फॉल्ट होगा तो करंट काफी हाई हो जाएगा, और इस हाई करंट को सेंस करेगा ये हमारा सीटी का कॉइल, ठीक है। सीटी क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इसका एक कॉइल यहाँ कनेक्टेड है और दूसरा कॉइल यहाँ पर, सीटी के बारे में पता ही है। तो इसको ये सेंस करेगा इस हाई करंट को, करंट जैसे ही हाई होगा तो इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स हमारा था
वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो हाई करंट हमारा यहाँ से आते हुए यहाँ जो फ्लक्स था इसको भी इंक्रीज करेगा, इस रिले कॉइल का फ्लक्स को भी। तो ये एनर्जाइज होगा, ये जो हमारा जो रिले कॉइल है, ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन करंट। वो ज्यादा एनर्जाइज होने के कारण क्या करेगा, इस प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और ये प्लंजर मूव होकर के यहाँ आएगा और इस दोनों कॉन्टेक्ट्स को क्लोज कर देगा, ठीक है, मूव डाउनवर्ड मूव करेगा। तो तब ये सर्किट भी हमारा स्टैब्लिश हो जाएगा। इनिशियली ये सर्किट हमारा डिस्कनेक्टेड था, दोनों कॉन्टेक्ट्स सेपरेटेड थे। अब ये सर्किट हमारा फंक्शन में आएगा। ये इस पूरे सर्किट को हम लोग ट्रिप सर्किट कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर करंट फ्लो करना हमारा शुरू करेगा। तो फिर ये भी हमारा जो ट्रिप कॉइल है, ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। करंट इस तरह से हमारा फ्लो करते रहेगा इस सर्किट। ये ट्रिप कॉइल जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा तो ये प्लंजर जो इनिशियली यहाँ पर था, सो दैट ये करंट फ्लो कर रहा था, इस प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर गया और ये डिस्कनेक्ट कर दिया इस पावर सप्लाई को। अब ये पावर सप्लाई सिर्फ यहीं तक रह गया, इस पूरे सेक्शन में इधर नहीं आ रहा है ड्यू टू फॉल्ट, ठीक है। इस तरह से रिले और सर्किट ब्रेकर कंबाइंडली वर्क करता है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। गुड, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ रहे हो तो फिर आगे और भी रिले और ये सब चीजों को जब पढ़ोगे आगे जा करके तो समझने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही फंक्शन को ये चीज एक्सप्लेन किया गया है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो रिले यूज करते हैं लो वोल्टेज के केस में, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है और कुछ नहीं, है ना। अब इसके कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं रिले के। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब ये सारे फीचर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे कि सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी कहने का मतलब रिले शुड बी एबल टू सेलेक्ट वेदर this particular situation is due to fault or due to some other reason, ठीक है। या तो ये फॉल्ट के कारण करंट हमारा इंक्रीज किया है, ठीक है, या फिर किसी और रीजन से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इट शुड बी सेलेक्टिव। स्पीड मतलब कि ये कितनी देर में सेंस कर रहा है, इसका सेंसिंग स्पीड क्या है, कितना टाइम ले रहा है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो रिले हमारे किसी काम का नहीं है। तब तक तो हाई वोल्टेज की अगर बात करें तो उस समय तक तो जब तक रिले सेंस करेगा और वो सेंड करेगा अपने सिग्नल को सर्किट ब्रेकर के पास ऑपरेट करने के लिए, तब तक तो हमारा काफी कुछ डैमेज हो जाएगा सिस्टम। सो ये फास्ट होना चाहिए इसका स्पीड जो भी है, ठीक है। सेंसिटिविटी, इट शुड बी सेंसिटिव इनफ, ठीक है। ये सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कहीं भी वो ड्यू टू एनी रीजन हमारा फॉल्ट हो रहा है तो उस चीज को सेंस करें, ठीक है। काफी सेंसिटिव होना चाहिए। रिलायबल भी होना चाहिए कि जब जरूरत हो तो उस वक्त ये ऑपरेट करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 बार में 8 बार ऑपरेट कर रहा है, 2 बार ऑपरेट नहीं किया, उससे काम नहीं चलेगा। इट शुड बी रिलायबल, 100% रिलायबल। एंड सिंप्लिसिटी, इसका डिजाइन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो भी चीजें हैं वो सब सिंपल होना चाहिए। सिंपल इसका यूज भी होना चाहिए, एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो कि इसको यूज करना ही मुश्किल हो। तो ये सब कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है जो कि रिले में होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पर, ठीक है। टाइप की हम लोग बात करें तो रिले बहुत सारे तरह के होते हैं। इसको कैटेगराइज कर पाना सही तरीके से अगर देखा जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। और ये कहना गलत होगा कि यस दिस वन इज द करेक्ट मेथड टू कैटेगराइज एंड दिस वन इज
नॉट द करेक्टेड मेथड, ये कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो तरीके अलग 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 इसको कैटेगराइज करने के लिए। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन, तो हम लोग रिले को कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर attracted armature type of the relay, solenoid type relay, electrodynamics type relay, induction type relay, thermal type relay, moving coil type relay. ठीक है, based on the principle of operation and construction. That means ये जितने भी रिले है, ये जो 6 लिखे हुए हैं, इन सब का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, याद होगा कि जब एमपीसीबी की बात कर रहे थे, मोटर प्रोटेक्टेड सर्किट ब्रेकर, तो वहां पर बायोमेटेलिक स्ट्रिप और थर्मल ओवरलोड रिले की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये थर्मल टाइप रिले है। ठीक है, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट था। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया ड्यू टू इंक्रीज इन द करंट, और बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर गया, उसके कारण फिर हमारा बाकी चीजें वो होते थे। ठीक है, तो वो एक अलग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था। अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप जो अभी हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स में, ठीक है, बेसिकली वो भी एक तरह से रिले का ही था, एक दूसरा रूप था। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स था। ठीक है, आर्मेचर था, वो एक मूव कर रहा था आर्मेचर, और वहां पर कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक हो रहा था। तो वैसा ही कुछ प्रिंसिपल होता है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले में। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिफरेंट ऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, उसके आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है इस सिलेबस के आधार पर। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी है डिटेल में, जब प्रोटेक्शन आप लोग पढ़िएगा अगले सेमेस्टर में तब। बेसिक सिर्फ ये समझाना था मुझे कि ये जो है रिले, ठीक है, इसी तरह का रिले हम लोग यूज करते हैं अपने लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में। ठीक है, जो भी हमारा सर्किट होता है लो वोल्टेज का, वहां पर इसी तरह के रिले का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये 220 वोल्ट स्मॉल एसी रिले है। ठीक है, ये इस तरह के रिले में क्या होता है, नॉर्मली एक कॉइल होता है हमारा। ठीक है, ये आर्मेचर होता है, ये एक तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। ठीक है, और ये आर्मेचर होगा जो कि मूव करेगा, ये कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, इसी कॉन्टैक्ट में ये मूव करेगा, इसको कॉन्टैक्ट को टच करेगा या फिर इससे सेपरेट होगा। ठीक है, ड्यू टू एनर्जाइजेशन। ये कॉइल है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ से एक्सेस करंट फ्लो करेगा और वो अकॉर्डिंगली इस आर्मेचर को ऑपरेट करेगा। ठीक है, आर्मेचर ये हमारा मूव करेगा, या तो इस कॉन्टैक्ट को टच करेगा तब ऑन पोजीशन में होगा, इस कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाएगा आर्मेचर मूव करके तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है हमारा स्मॉल साइज ऑफ रिले में। ये स्प्रिंग है जो कि इस आर्मेचर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इस आर्मेचर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको कैटेगराइज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन सब को फिलहाल अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में नहीं जानना है इतना डिटेल में अभी। ठीक है, बेसिक मेरा जो समझाने का पर्पस था यहाँ पर वो ये था, इसका बेसिक सर्किट। ठीक है, कि कैसे रिले जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ रहे हैं तो फिलहाल अभी तक के लिए think that is okay for all of you. Till now it is clear? Yes, sir. Yes. Okay. So आज के लिए ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, एक कंपैरिजन है कॉन्टैक्टर और रिले का। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स जो है वो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम लोग यूज करते हैं हाई करंट के केसेस में। ठीक है, और रिले का हम लोग यूज करते हैं लो वोल्टेजेस
लो करंट जो भी होता है वहां पर, ठीक है। 10 एम्पियर या उससे कम करंट होता है तो वहां पर हम लोग ये स्मॉल साइज ऑफ जो भी रिलेज है, एसी और डीसी रिले, वहां पर हम लोग यूज करते हैं रिले। हाँ, एक चीज और, रिले जो है वो हमारा एसी और डीसी टाइप रिले दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो 10 एम्पियर या उससे कम करंट रेटिंग के केस में हम लोग रिले का यूज करते हैं, उससे ज्यादा अगर वो हमारा तो कॉन्टेक्टर्स वहां पर वायरलेस सुटेबल है। कॉन्टेक्टर्स का साइज जो है वो ज्यादा होता है, रिले का साइज स्मॉल होता है। कॉन्टेक्टर्स जो है सिंगल फेज 3 फेज सर्किट के लिए हमारा होता है, जबकि रिले जो है कंट्रोल रिले अगर बात करें, बेसिकली स्मॉल साइज ऑफ जो भी रिलेज है वो सिंगल फेज के लिए ज्यादातर होता है हमारा। रिलेज में नॉर्मली दो कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। जबकि कॉन्टैक्टर्स में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे भी थे इनपुट में आउटपुट में, ठीक है। दीज आर द मेन कॉन्टैक्ट्स, other than the main contacts some auxiliary contacts are also available in contactors. So number of contacts are more in case of contactors, ठीक है। स्विचिंग स्पीड ऑब्वियसली रिले का बेटर होता है, रिले इज फास्टर ऑपरेटिंग डिवाइस कंपेयर टू द कॉन्टैक्टर, ठीक है। एंड रिले इज आल्सो कंज्यूमिंग लेस पावर। लेस पावर क्यों कंज्यूम करता है, सिंस वी आर यूजिंग फॉर 10 एम्पियर और लेस देन 10 एम्पियर रेटेड करंट, ठीक है। बट कॉन्टैक्टर्स जो हायर करंट के लिए यूज होता है, इसलिए पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्टर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रिलेज, ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे रिले और कॉन्टैक्टर, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे अब अबाउट द सिंगल लाइन डायग्राम्स, ठीक है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है हम, और कुछ सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से क्यों बचना जरूरी है, किस तरह से ये हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह के उपाय हम लोग करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स क्या है इंडियन स्टैंडर्ड्स के आधार पर, जो कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और एक इसके बाद बचेगा हमारा एक छोटा सा टॉपिक, टैरिफ स्ट्रक्चर, इस मॉड्यूल में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडेज